रेड स्पाइक क्राइम की कहानी। उनकी कुछ अज्ञात लोगों ने बेसहारे गोली मारकर हत्या कर दी है। सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है, इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भारत से नफरत करने वाले हाफिज सईद और आईएसआई ने हाथ मिला लिया और उन्होंने भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। हमने ये भी देखा कि कैसे हाफिज और लखवी ने सिर्फ 1.5 लाख रुपए के बदले कसाब और उसके जैसे 10 लड़कों को चलती फिरती मौत की मशीन बना दिया। लेकिन साजिश अभी अधूरी थी। इन लड़कों के पास हथियार थे, ट्रेनिंग थी, सब कुछ था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि आगे का रास्ता क्या है। मुंबई के अंदर इनको पहला कदम कहां रखना है और उसके बाद आगे क्या करना है। इस साजिश का अगला हिस्सा पूरा किया एक शख्स ने, एक ऐसा शख्स जिसने इन 10 खूंखार किलिंग मशीन्स के लिए मुंबई में आकर कत्लेआम मचाने का खाका तैयार किया। ये एक ऐसा इंसान था जो हमारी गलियों में एक टूरिस्ट की तरह घूमा, जिसने हमारे होटल्स में खाना खाया और जिसने हमारी मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठाया, लेकिन पीठ पीछे ये हमारी मौत का खाका तैयार करता गया। इस शख्स का खून तो पाकिस्तानी था, लेकिन इसने खाल ओढ़ी थी एक अमेरिकन की। नमस्कार, मैं हूं संजय और आज की 26/11 की इस कड़ी में हम बेनकाब करेंगे द अमेरिकन स्पाई को, जिसका नाम था डेविड कोलेमन हेडली। कौन था ये हेडली? हेडली एक मिक्स ब्रीड था जिसका नाम था दाऊद सैयद गिलानी। हेडली का पिता एक पाकिस्तानी था जो पाकिस्तान से अमेरिका आकर बस गया था और उसकी माँ एक नेटिव अमेरिकन महिला थी। उसका परिवार अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रहता था। उसका परिवार काफी संपन्न था। बचपन में वो एक आम बच्चा जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर 2 कल्चर्स की जंग चल रही थी। उसका पिता पाकिस्तानी था और वो एक कट्टर मुसलमान था और उसकी माँ प्योर अमेरिकन। दाऊद यानी हेडली ना तो पूरी तरह से अमेरिकन बन पाया और ना ही पाकिस्तानी, और इसी कंफ्यूजन में उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख लिया। जवान होने से पहले ही वो शिकागो और न्यूयॉर्क की सड़कों पर हेरोइन की स्मगलिंग करने लगा था। एक बार की बात है, पुलिस ने उसे ड्रग्स के साथ पकड़ लिया और उसे एक लंबी जेल की सजा होने वाली थी। तब अपने आप को बचाने के लिए उसने एक ऐसा सौदा किया जिससे सब हैरान रह गए। खुद को बचाने के लिए उसने अमेरिकी ड्रग एजेंसी यानी DEA का मुखबिर बनना मंजूर कर लिया और उसने अपने ही साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और खुद आजाद घूमता रहा। यहीं से दाऊद यानी हेडली ने वो डबल गेम सीख लिया जो बाद में मुंबई के कत्लेआम की सबसे बड़ी वजह बना। वो समझ गया था कि गद्दारी कैसे की जाती है और सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अपना रास्ता कैसे बनाया जाता है। दाऊद गिलानी को उसकी शक्ल और सूरत और बाकी के सारे फीचर्स उसकी माँ से मिले। यानी वो देखने में एक अमेरिकन जैसा दिखता था, लेकिन उसका दिमाग और कट्टरपंथ उसे अपने पिता से मिला। दाऊद की सोच पूरी जिहादी थी। दाऊद यानी डेविड अब DEA के साथ CIA का मुखबिर भी बन गया था। अपने ड्रग्स के धंधे के सिलसिले में पाकिस्तान आता जाता रहता था, जहां उसकी मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा के बड़े कमांडर से हो गई। इन्हीं एक मुलाकात में उसकी मुलाकात साजिद मीर से हुई। साजिद मीर को तो एक ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो देखने में गोरा विदेशी लगे, और उसे दाऊद गिलानी मिल गया जिसका एक अमेरिकी नाम था, कोलेमन डेविड हेडली। लश्कर ने उसे ग़ज़वा हिंद का सपना दिखाया और अपने लिए काम करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए। दाऊद था तो जिहादी, साथ में उसे पैसा भी मिल रहा था। बस उसने लश्कर के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। हेडली भी एक तरफ तो अमेरिकन एजेंसी DEA को पाकिस्तान की खबरें दे रहा था, दूसरी तरफ वो लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में दौराए आम और दौराए खास की ट्रेनिंग ले रहा था। अमेरिकन को लगा कि दाऊद उनके लिए काम कर रहा है, जबकि असल में वो काम तो लश्कर के लिए कर रहा था और भारत में मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। अब आप पूरा खेल समझिए। साजिद मीर को एक जासूस मिल चुका था जिसके पास अमेरिकन पासपोर्ट था
लेकिन एक समस्या अभी भी थी और वो था उसका नाम, दाऊद गिलानी। इस नाम के साथ वो उतनी फ्रीडम से भारत में अपना काम नहीं कर सकता था, इसलिए 2006 में उसने अपनी इस पहचान को हमेशा के लिए दफन कर दिया और वो बन गया डेविड कोलेमन हेडली। हेडली 14 सितंबर 2006 को मुंबई आया। उसका पूरा लुक एक अमीर अमेरिकन का था। अपने कपड़ों और पर्सनैलिटी से वो एक कामयाब अमेरिकन बिजनेसमैन दिख रहा था। उसकी स्माइल कॉन्फिडेंस से भरपूर थी, ऐसी स्माइल जो किसी का भी दिल जीत ले। एयरपोर्ट पर जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट देखा तो उसके ऊपर लिखा था डेविड कोलेमन हेडली और वो अमेरिकन सिटीजन था। तो उसने सोचा कि शायद कोई अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आया है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स को वो मुस्कुरा कर वेलकम टू इंडिया कह रहा है वो असल में भारत की बर्बादी का ब्लूप्रिंट अपनी जेब में लेकर आया है। हेडली कोई मामूली जासूस नहीं था। उसने अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चली थी। उसने अपना बेस बनाने के लिए मुंबई के सबसे रईस एरिया नरीमन पॉइंट को चुना। यहाँ उसने एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग में अपना ऑफिस खोला और उसके ऑफिस का नाम उसने रखा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये ऑफिस मुंबई के दिल में एक तरीके से लश्कर तैयबा की आउटपोस्ट थी। इंडिया में सबको लगा कि ये ऑफिस इंडियन लोगों को अमेरिका जाकर सेटल होने के उनके सपने को पूरा करने के लिए खोला गया है। उसके ऑफिस में हजारों नौजवान अमेरिका जाने की उम्मीद में अपना पासपोर्ट लेकर आते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने ये ऑफिस किसी इंडियन को अमेरिका भेजने के लिए नहीं खोला था, बल्कि पाकिस्तान के आतंकियों को मुंबई का रास्ता दिखाने के लिए खोला था। इस ऑफिस की आड़ में हेडली ने वो किया जिसे सीक्रेट एजेंसीज की लैंग्वेज में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। उसने एडवर्टाइजमेंट दिए, टैक्स फाइल किया और खुद को एक कानूनी बिजनेसमैन साबित किया। उसने सिस्टम की आंखों में ऐसी धूल झोंकी जिसकी कोई मिसाल नहीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरीमन पॉइंट के इस आलीशान ऑफिस में बैठकर वो मुंबई के ही लोगों के कत्ल का नक्शा बना रहा है। हेडली को पता था कि अगर उसे बिना किसी की नज़र में आए अपना काम करना है तो उसे आम नहीं खास बनना होगा, और इस काम के लिए उसने मुंबई में बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती कर ली। वो कोलाबा के फेमस मोक्स जिम जाने लगा था, जहां उसकी दोस्ती बॉलीवुड और बिजनेस जगत के बड़े बड़े लोगों के साथ हो गई थी। वो एक ऐसा गिरगिट था जो हर रंग में ढल जाता था। वो जिम में पसीना बहाता था, पार्टीज में शैंपेन पीता था और लोगों के साथ हंस हंस कर बातें करता था। मुंबई के लोग उसे अपना दोस्त मानते थे, वो उसे अपना मेहमान मानते थे, लेकिन वो हर उस शख्स का जिसके साथ उसने हाथ मिलाया वो एक तरीके से उसकी मौत ढूंढ रहा था। हेडली मुंबई की रग रग में बस गया था। उसने यहाँ की भाषा भी सीख ली थी और यहाँ के रास्तों को उसने अपनी याददाश्त में बैठा लिया था। जुलाई 2008 तक उसने मुंबई की ऐसी रैकी कर ली थी जैसी आज तक किसी जासूस ने नहीं की होगी। डेविड हेडली हमारे बीच में रहकर हमें एक दीमक की तरह चाट रहा था। डेविड हेडली का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था होटल ताज। हेडली यहाँ सिर्फ रहने नहीं आया था, वो यहाँ मौत का नक्शा बनाने आया था। उसने होटल के अंदर कई दिन बिताए। कभी वो शामियाना रेस्टोरेंट में बैठकर घंटों कॉफी पिया करता, तो कभी वो हार्बर बार में बैठकर ये देखता कि उसमें कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग बैठ रहे हैं और किस वक्त वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। कभी वो कैमरे को अपनी पॉकेट में छिपा कर जाता था, तो कभी उसके बैग में रख कर जाता था। उसने होटल के बॉल रूम, वीआईपी सूट्स और यहाँ तक कि किचन के उन चोर रास्तों को भी रिकॉर्ड कर लिया था जहाँ से भागना या अंदर घुसना आसान था। उसने यहाँ तक नोट किया था कि होटल की सुरक्षा में कहाँ कहाँ चूक है, सीसीटीवी कैमरों की पहुंच कहाँ तक है और कहाँ कहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, किस किस फ्लोर पर फायर एग्जिट हैं जो उन आतंकियों के छिपने के काम आ सकते हैं। वो होटल के अंदर एक मेहमान की तरह घूम रहा था, लेकिन उसका दिमाग हर वक्त लश्कर के आतंकियों के लिए रास्ता डिजाइन कर रहा था। जब उसने इन होटल्स की रेकी कर ली तो उसने अपने दूसरे टारगेट को पकड़ा। हेडली को पता था कि आतंकियों को शहर के अंदर लाना सबसे बड़ी चुनौती है और उसे एक ऐसा सेफ रास्ता चाहिए था जहां कोई कोस्ट गार्ड ना हो, ना ही कोई पुलिस की चौकी हो। बहुत सोचने के बाद हेडली ने कोलाबा के फिशरमैन के साथ दोस्ती कर ली। अब वो उनकी बोट में बैठकर समुद्र के अंदर जाने लगा
वो उनके साथ घूमता था, हंसता खेलता था और उनके साथ अपना काफी समय बिताता था। इस पूरे टाइम उसकी उंगलियां उसके जीपीएस डिवाइस पर कोऑर्डिनेट सेव करती रहती थी। उसने समुद्र के बीचों बीच वो सभी पॉइंट्स मार्क किए जहां से कराची की नाव चुपके से निकल सकती थी और आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई, बदवर पार्क, कोलाबा की वो मछुआरी बस्ती जहां से ताज होटल सिर्फ कुछ ही कदमों की दूरी पर था। हेडली ने लहरों की रफ्तार और समुद्र की गहराई को माप लिया था ताकि कसाब और उसके साथी बिना किसी शोर के किनारे तक पहुंच सके। इस तरह उसने लश्कर के 10 कातिलों को सेफ पैसेज दिया जिससे वो मुंबई में मौत लेकर आए। जुलाई 2008 में हेडली का भारत का आखिरी दौरा खत्म हुआ। अब उसके पास मुंबई के 100 से ज्यादा घंटों की रिकॉर्डिंग थी, सैकड़ों तस्वीरें थी और उसके पास एक्यूरेट जीपीएस लोकेशंस थी जिनकी लश्कर को जरूरत थी। मुंबई में अपना काम पूरा करने के बाद डेविड ने सीधा फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गया पाकिस्तान। वहां एक सेफ हाउस में लखवी और साजिद मीर उसका इंतजार कर रहे थे। जब हेडली ने वो हार्ड ड्राइव उनके सामने रखी तो लश्कर के इन आकाओं की आंखों में एक वहशी चमक आ गई थी। उन्हें वो खजाना मिल गया था जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। हेडली ने उन्हें सिर्फ नक्शा ही नहीं दिया, उसने उन्हें मुंबई की चाबी सौंप दी थी। डेविड हेडली ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने मुंबई के सीने पर वो निशान लगा दिए थे जहां से खून बहना तय था। जुलाई 2008 में जब वो आखिरी बार मुंबई से रवाना हुआ तो वो अकेला नहीं था। उसके पास वो डिजिटल बारूद था जो आने वाले कुछ महीनों में पूरे हिंदुस्तान को दहलाने वाला था। पाकिस्तान पहुंचते ही वो हार्ड ड्राइव लखवी और साजिद मीर के हाथों में थी। इन्हीं वीडियोस को देख देख कर कसाब और उसके साथियों ने मुंबई की गलियों को अच्छे से समझा। उन्हें होटल्स और उनके कमरों की ऐसी पहचान कराई गई जैसे वो सालों से इन होटल्स में रहते हों। हेडली ने इन आतंकवादियों को जो आंखें दी थी, अब वो एक खूनी मंजर देखने के लिए तैयार थी। 26/11 पूरा होने के बाद हेडली अमेरिका भाग गया। हेडली को लगा था कि वो जीत गया है, लेकिन आज वो अमेरिका की जेलों में सड़ रहा है। लेकिन उसने जो तबाही मचाई थी उसका फल मुंबई को भोगना था। साजिश तैयार थी, रास्ता मिल चुका था, लेकिन कराची से मुंबई तक का वो 500 मील का समुद्री सफर मौत की लहरों पर होने वाला था। और उस सफर की कहानी शुरू होती है एक भारतीय नाव के अपहरण से। अगले एपिसोड में देखिए मौत के समुद्र में कराची से कोलाबा तक का सफर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये 10 कातिल कराची से मुंबई पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कृपया और भी लोगों के बीच में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपने अगले एपिसोड में इसी कहानी के अगले भाग के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.